पुष्पी पादपों का शरीर। आप बड़े प्राणियों, पादप तथा जंतु प्राणी दोनों में रचनात्मक समानता तथा बाह्य आकारिकी में विभिन्नता देख सकते हैं। इस प्रकार जब हम भीतरी संरचना का अध्ययन करते हैं तब हमें बहुत सी समानताओं तथा विभिन्नताओं का पता लगता है। इस अध्याय में हम उच्च पौधों में भीतरी संरचनात्मक तथा कार्यात्मक रचनाओं के विषय में पढ़ेंगे। पौधों की भीतरी संरचना के अध्ययन को शरीर कहते हैं। पौधों में कोशिका आधारभूत इकाई है। कोशिकाएं ऊतकों में और ऊतक अंगों में संश्लिष्ट होते हैं। पौधे के विभिन्न अंगों की भीतरी रचना में अंतर होता है। एंजियोस्पर्म में ही एक बीजीय पत्र की शारीरिक द्विबीजपत्री से भिन्न होती है। भीतरी संरचना पर्यावरण के प्रति अनुकूल को भी दर्शाती है। ऊतक कोशिकाओं का एक ऐसा वर्ग है जिसका उद्भव एक ही वर्ग होता है और उनके कार्य भी प्रायः समान होते हैं। पौधे विभिन्न प्रकार के ऊतक होते हैं। ऊतक को दो प्रमुख वर्ग विभाज्योति मेरिस्टेमी तथा अस्थायी ऊतक होते हैं। इनके वर्गीकरण का आधार कोशिकाओं का विभक्त होना अथवा न होना। मेरिस्टेमी ऊतक पौधों में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित होती है। इस क्षेत्र को मेरिस्टम कहते हैं। ग्रीक भाषा में मेरिस्टो विभाजित। पौधों में विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम होते हैं। जो मेरिस्टेम मूल तथा तने के शीर्ष पर होते हैं वह प्राथमिक ऊतक बनाते हैं। उन्हें शीर्षस्थ मेरिस्टेम कहते हैं। चित्र 6.1 मूल शीर्षस्थ मेरिस्टेम केंद्रीय सिलेंडर बिलकुट प्रोटोडर्म बलकुट एवं केंद्रीय सिलेंडर का प्रारंभ मूल मूल शीर्ष मेरिस्टेम मूल और परोह। भेदी वाहिका ऊतक कक्षीय कली परोह शीर्ष मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र पत्ती उद्भव क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। की चोटी पर तने की शीर्षस्थ मेरिस्टेम तने की चोटी पर स्थित होती हैं। पत्तियों के बनने तथा तने की लंबाई के समय कुछ कोशिकाएं परोह शीर्षस्थ मेरिस्टेम के पीछे छूट जाती हैं। इन्हें कक्षीय कला कहते हैं। ऐसी कालियां पत्तियों के कक्ष में स्थित होती हैं। इन कालियों से शाखा अथवा फूल बनते हैं। जब मेरिस्टेम अस्थायी ऊतक के बीच होती हैं तब उसे अंतर्वेशी मेरिस्टेम कहते हैं। ये घास में होते हैं और शाकाहारियों द्वारा खाए भाग को पुनर्जीवित करते हैं। शीर्षस्थ मेरिस्टेम तथा अंतर्वेशी मेरिस्टेम दोनों ही प्राथमिक मेरिस्टेम हैं क्योंकि वे पौधों की प्रारंभिक अवस्था में ही आ जाते हैं। प्राथमिक या पूर्ववर्ती पादप काय बनाने में सहायता करते हैं। मेरिस्टेम जो बहुत से पौधों की मूल तथा परोह के परिपक्व क्षेत्रों में होते हैं। विशेष रूप से ये काष्ठिक कक्ष बनाते हैं और प्राथमिक मेरिस्टेम के बाद उत्पन्न होते हैं। उन्हें द्वितीयक अथवा पार्श्वीय मेरिस्टेम कहते हैं। ये सिलिंड्रिकार मेरिस्टेम होते हैं। पुलीय कैम्बियम, अंतरपुलीय कैम्बियम तथा कार्ग कैम्बियम पार्श्वीय कैम्बियम के उदाहरण हैं। प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों मेरिस्टेम में कोशिका विभाजन के बाद नई कोशिकाएं बनाती हैं जो संरचनात्मक क्रियात्मक रूप से विशिष्ट होती हैं और उनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। ऐसी कोशिकाओं को अस्थायी अथवा परिपक्व कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं अस्थायी ऊतक बनाती हैं। पौधों की प्रारंभिक काय बनाने के समय शीर्षस्थ मेरिस्टेम के विशिष्ट क्षेत्रों में त्वचीय ऊतक, भरण ऊतक तथा सम्मोहन ऊतक बनाते हैं। अस्थायी ऊतक की कोशिकाएं प्रायः और अधिक विभक्त नहीं होती। अस्थायी ऊतक जिनमें कोशिकाएं की रचना होती है तथा उनके कार्य एक समान होते हैं उन्हें सरल ऊतक कहते हैं। अस्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें जटिल ऊतक कहते हैं। सरल ऊतकों में केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं।
पौधों में विभिन्न प्रकार के सरल ऊतक पाए जाते हैं, जैसे पैराकाइमा, काले काइमा, स्कारले काइमा। गुणोत्तक चित्र 6.2। पैरे काइमा अंगों के अंदर के मुख्य घटक है। पैरे काइमा की कोशिकाएं समव्यवसीय आइसोडायमीट्रिक होती हैं। उनका आकार गोलाकार, अंडाकार, बहुकोणीय अथवा लंबाकार हो सकता है। उनकी भित्तियां पतली होती हैं और वे सेलुलोज की बनी होती हैं। ये काफी सटी हो सकती हैं अथवा उनके बीच थोड़ा अंतरकोशिकीय स्थान हो सकता है। पैरेकाइमा बहुत से कार्य जैसे प्रकाश संश्लेषण, संचय, स्राव संपन्न करते हैं। कार्लेकाइमा प्रायः द्विबीजपत्री पौधों की बाह्य त्वचा के नीचे होते हैं। यह या तो एक समान सतह में होते हैं अथवा चकती में होते हैं। इनकी कोशिकाओं की भित्ति पतली होती है, लेकिन इनके कोनों पर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा पैकिटन जमा होती है। इसीलिए इनके कोने मोटे होते हैं। काले काइमा की कोशिकाओं का आकार अंडाकार, गोलाकार तथा बहुकोणीय हो सकता है। इन्हें प्रायः क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट होता है। इनकी कोशिकाओं में जब क्लोरोप्लास्ट स्थित होता है तब वे भोजन का स्वांगीकरणीय भी कर सकते हैं। इनमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। ये पौधों की वृद्धि हो रहे भागों जैसे शैशव तना तथा पत्ती का वृत्त को यांत्रिकीय सहारा प्रदान करते हैं। स्क्लेरेकाइमा में लंबी संकरी कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं की भित्ति मोटी तथा लिग्निन होती है। इसकी भित्ति पर कुछ अथवा अधिक गर्त स्थित होते हैं। अधिकांशतः ये मृत होते हैं और उनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता। आकार, संरचना, उद्भव तथा विकास में विभिन्नता होने के आधार पर स्कैलेकाइमा तंतुमयी अथवा स्कैलिरीड हो सकते हैं। तंतु मोटी भित्ति वाले, लंबे तथा नुकीले मृत कोशिकाएं के होते हैं। ये प्रायः पौधे के विभिन्न भागों में समूह के रूप में पाए जाते हैं। स्कीलीरीड का आकार गोलाकार, अंडाकार अथवा सिलिंडराकार होता है। ये बहुत अधिक मोटे अथवा मृत स्क्लेरेकाइमी कोशिकाओं से बने होते हैं, जिनकी गुहिका बहुत संकरी होती है। ये प्रायः गिरीदार फलों की फल भित्ति की कोशिकाओं, फलों जैसे अमरूद चित्र 6.2 में अ वाले अंतराकोशिका स्थान दिखाई गई है। मोटे प्रोटोप्लाज्म रसधानी कोशिका भित्ति ब वाले में गुहिका, मोटी कोशिका भित्ति और गर्द गुहिका, मोटी कोशिका भित्ति और स्क्लेरीड सरल ऊतक पैरेकाइमा, कॉलेरेकाइमा, स्क्लेरेकाइमा प्रदर्शित की गई है। नाशपाती तथा चीकू के गूदे तथा लेग्यूमों के बीच आवरण तथा चाय की पत्ती में पाए जाते हैं। स्क्लेरेकाइमा पौधे की आंतरिक सहारा देते हैं। अस्थायी जटिल ऊतक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है। ये मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती हैं। जाइलम तथा फ्लोएम जटिल ऊतक के उदाहरण है। चित्र 6.3 जाइलम मूल से पानी तथा खनिज लवण को तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने के लिए एक संवहन ऊतक की तरह कार्य करता है। यह पौधों के अंग को यांत्रिकी सहारा भी देता है। ये 4 तत्वों वाहिनिकी, ट्रेकिड, वाहिका, जाइलम तंतु तथा जाइलम पैरेकाइमा से मिलकर बना है। वाहिनिकी लंबी अथवा नालिकाकार कोशिका है। इसकी कोशिका की भित्ति मोटी तथा लिग्निन होती है और गुहिका शुंडाकार होती है। ये मृत तथा प्रोटोप्लाज्मा विहीन होती हैं। इसकी कोशिका की भित्ति की सतह मोटी होती है, जिनकी आकृति विभिन्न होती है। पुष्पीय पादपों में वाहिनिकी तथा वाहिका पानी के स्थानांतरण के लिए मुख्य अवयव है। वाहिका लंबी सिलिंडराकार नली है। इसमें बहुत सी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें वाहिका अवयव कहते हैं। प्रत्येक की भित्ति लिग्निन होती है और उसमें बड़ी केंद्र गुहिका होती है। वाहिका में प्रोटोप्लाज्मा नहीं होता। ये लंबवत एक दूसरे के साथ एक छिद्रित पाइप भी जुड़े रहते हैं। वाहिका का होना एंजियोस्पर्म का एक प्रमुख गुण है। जाइलम तंतु की भित्ति मोटी होती है तथा इसकी केंद्रीय गुहिका विलुप्त होती है। ये पटीय तथा अपटीय हो सकती हैं। जाइलम पैरेकाइमा कोशिकाएं जीवित होती हैं तथा इनके
भित्तियाँ पतली होती हैं ये और सेलुलोज की बनी होती हैं। इनमें स्टार्च तथा वसा तथा अन्य पदार्थ जैसे टैनिन भोजन के रूप में संचित रहता है। पानी की त्रिज्यीय संवहन पैरेकाइमा कोशिकाओं द्वारा होता है। प्राथमिक जाइलम दो प्रकार का होता है, अधिदारु प्रोटोजाइलम तथा मेटाजाइलम। सबसे पहले बनने वाले जाइलम को प्रोटोजाइलम तथा बाद में बनने वाले को मेटाजाइलम कहते हैं। तने में प्रोटोजाइलम केंद्र पीठ की ओर तथा मेटाजाइलम परिधि की ओर होता है। इस प्रकार के जाइलम को मध्यादिदारुक कहते हैं। मूल में प्रोटोजाइलम परिधि की ओर होता है और मेटाजाइलम केंद्र की पीठ की ओर होते हैं। इस प्रकार के जाइलम को बाह्य आदिदारुक कहते हैं। चित्र 6.3 में अब ये ट्रैकिड वाहिका अ वाले में चलनी छिद्र चलनी नालिका तत्व फ्लोएम पैरेकाइमा सहचर कोशिका जाइलम और फ्लोएम ऊतक का चित्र में दिखाई गई हैं। फ्लोएम प्रायः भोजन की पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में पहुंच जाते हैं। एंजियोस्पर्म में स्थित फ्लोएम में चालनी नालिकाएं तत्व सहचर कोशिकाएं फ्लोएम पैरेकाइमा तथा फ्लोएम तंतु होते हैं। जिम्नोस्पर्म में एल्ब्यूमिनी कोशिकाएं होती हैं। चालनी नालिका तत्व लंबे नालिका की तरह की संरचना लंबवत तथा सहचर कोशिकाओं से जुड़ी हुई होती हैं। इनकी अंतभित्ति चलनी की तरह छिद्रित होती हैं जो चलनी प्लेट बनाती हैं। एक परिपक्व चलनी तत्व में परिधीय साइटोप्लाज्मा तथा बड़ी रसधानी होती है, लेकिन इसमें केंद्रक नहीं होता है। चलनी नली के कार्य को सहचर के केंद्रक नियंत्रित करते हैं। सहचर कोशिकाएं विशिष्ट पैरेकाइमा कोशिकाएं हैं। ये चलनी नली के तत्व से सटी रहती हैं। चलनी नली तत्व तथा सहचर कोशिकाएं गर्द क्षेत्र से जुड़ी रहती हैं। ये क्षेत्र अनुदैर्ध्य भित्तियों के साथ भित्तियों के बीच में होते हैं। सहचर कोशिकाएं चलनी नली में दाब ग्रिड एंड विभव को बनाए रखती हैं। फ्लोएम पैरेकाइमा में लंबी सूंडीय सिलिंडराकार कोशिकाएं होती हैं जिनमें सघन साइटोप्लाज्मा तथा केंद्रक होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती हैं और उनमें गर्त होते हैं। इनके द्वारा कोशिकाओं के बीच प्लाज्मोडेस्माटा जोड़ होता है। फ्लोएम पैरेकाइमा खाद्य पदार्थ तथा अन्य पदार्थों जैसे रेजिन लैक्टस तथा म्यूसिलेज संचित करता है। एक बीजपत्री पौधों में फ्लोएम पैरेकाइमा नहीं होते। फ्लोएम तंतु बस्टा रेशा स्क्लेरेकाइमी कोशिकाओं के बने होते हैं। ये प्रायः प्राथमिक फ्लोएम में नहीं पाए जाते, लेकिन ये द्वितीयक फ्लोएम में रहते हैं। ये काफी लंबे अशाखित तथा नुकीले होते हैं। इनके सिरे सुई की तरह के होते हैं। फ्लोएम तंतु की कोशिका भित्ति काफी मोटी होती है। परिपक्वता पर इन तंतुओं में प्रोटोप्लाज्मा समाप्त हो जाता है और वे मृत हो जाते हैं। पटसन तथा भांग जैसे पौधों की फ्लोएम तंतु का बहुत आर्थिक महत्व है। सबसे पहले बनने वाले फ्लोएम में संकरी चलनी नली होती है। ऐसे फ्लोएम को फ्लोएम प्रोटोफ्लोएम कहते हैं। बाद में बनने वाले फ्लोएम में बड़ी चलनी नहीं होती है और उसे अनुफ्लोएम मेटाफ्लोएम कहते हैं। ऊतक तंत्र हम अब तक विभिन्न प्रकार के ऊतकों तथा उनमें स्थित कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर चर्चा कर रहे थे। आओ हम यह देखें कि पौधे के विभिन्न स्थानों पर स्थित ऊतक कैसे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उनकी रचना तथा कार्य भी उनकी स्थिति के अनुसार होते हैं। रचना तथा स्थिति के आधार पर ऊतक तंत्र 3 प्रकार का होता है। ये तंत्र हैं बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, भरण तथा मौलिक ऊतक तंत्र, सम्मोहनी ऊतक तंत्र। बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र पौधों का सबसे बाहरी आवरण होता है। इसके अंतर्गत बाह्य त्वचीय कोशिकाएं, रंध्र तथा बाह्य त्वचीय उपांग मूल रोम आते हैं। बाह्य त्वचा के पौधों की बाहरी त्वचा है। इसी कोशिकाएं लंबी तथा एक दूसरे से सटी हुई होती हैं और एक अखंड सतह बनाती हैं। बाह्य त्वचा प्रायः एकल सतह वाली होती हैं। बाह्य त्वचीय
कोशिकाएं पैरेकाइमी होती हैं जिनमें बहुत कम मात्रा में साइटोप्लाज्मा होता है जो कोशिका भित्ति के साथ होता है। इसमें एक बड़ी रसधानी होती है। बाह्य त्वचा की बाहरी सतह मोम की मोटी परत से ढकी होती है जो क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल पानी की हानि को रोकती है। मूल में क्यूटिकल नहीं होती। रंध्र ऐसी रचनाएं हैं जो पत्तियों की बाह्य त्वचा पर होते हैं। रंध्र वाष्प उत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय को नियमित करते हैं। प्रत्येक रंध्र में दो सेम के आकार की दो कोशिकाएं होती हैं जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं। घास के द्वारा कोशिकाएं डबलाकार होती हैं। द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति पतली तथा आंतरिक भित्ति मोटी होती है। द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है और यह रंध्र के खुलने तथा बंद होने के क्रम को नियमित करता है। कभी कभी कुछ बाह्य त्वचीय कोशिकाएं जो रंध्र के आसपास होती हैं उनकी आकृति माप तथा पदार्थ में विशिष्टता आ जाती है। इन कोशिकाओं में सहायक कोशिकाएं कहते हैं। रंध्रीय छिद्र द्वार कोशिकाएं तथा सहायक कोशिकाएं मिलकर रंध्र तंत्र का निर्माण करती हैं। चित्र 6.4 रंध्री तंत्र और सेम के आकार वाली द्वार कोशिका सहित रंध्र, डबलाकार द्वार कोशिका सहित रंध्र, रंध्रीय तंत्र, द्वार कोशिका, क्लोरोप्लास्ट, सहायक कोशिकाएं, बाह्य त्वचीय कोशिकाएं। बाह्य त्वचा की कोशिकाओं पर अनेक रोम होते हैं। इन्हें मूल रोम कहते हैं। ये बाह्य त्वचा की कोशिकाओं को एक कोशिकीय दीर्घीकरण स्वरूप होती हैं जो जल एवं खनिज तत्वों के अवशोषण में सहायक होती हैं। तने पर पाए जाने वाले ये बाह्य त्वचीय रोम त्वचा रोम ट्राइकोम्स कहलाते हैं। परोह तंत्र में यह त्वचा रोम बहुकोशिकीय होते हैं। ये शाखित या अशाखित तथा कोमल या नरम हो सकते हैं। ये बाह्यस्रावी हो सकते हैं। ये वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल की हानि रोकते हैं। भरण ऊतक तंत्र बाह्य त्वचा तथा संवहन बंडल के अतिरिक्त सभी ऊतक भरण ऊतक बनाते हैं। इसमें सरल ऊतक जैसे पैरेकाइमा, कालेकाइमा तथा स्क्लेरेकाइमा होते हैं। प्राथमिक तने में पैरेकाइमी कोशिकाएं प्राय वलकुट, कार्टेकस, परिब्रह्मपित्त तथा मज्जारीकरण में होती हैं। भित्तियों में भरण ऊतकीय पतली भित्ति वाले तथा क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं और इसे पर्णमध्यतक मेसोफिल कहते हैं। संवहनी ऊतक तंत्र में जटिल ऊतक जाइलेम और फ्लोएम होते हैं। जाइलेम तथा फ्लोएम दोनों मिलकर संवहन बंडल बनाते हैं। चित्र 6.5 द्विबीजपत्री में जाइलेम तथा फ्लोएम के बीच कैम्बियम होता है। ऐसे संवहनी बंडलों जिनमें कैम्बियम होता है और वे लगातार द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोएम बनाते रहते हैं उन्हें खुला संवहन बंडल कहते हैं। एक बीजपत्रीय पादपों में कैम्बियम नहीं होती। चूंकि वे द्वितीयक ऊतक नहीं बनाते इसीलिए उन्हें बंद संवहन बंडल कहते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम एकांतर तरीके से भिन्न त्रिज्या पर होते हैं। ऐसे बंडलों को अरीय कहते हैं। जैसे मूल में संयुक्त बंडल में जाइलम तथा फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर स्थित होते हैं। जैसे तने तथा पत्तियों में संयुक्त संवहन बंडल में प्रायः फ्लोएम जाइलम के बाहर की ओर स्थित होते हैं। द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पादपों का शरीर मूल, तने तथा पत्तियों में ऊतक की संरचना की भली भांति अध्ययन करने के लिए पौधों के इन भागों की परिपक्वता अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करना चाहिए। द्विबीजपत्री मूल चित्र 6.6 को देखें। इसमें सूर्यमुखी मूल की अनुप्रस्थ काट को दिखाया गया है। भीतरी ऊतक के विन्यास को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया गया है। सबसे बाहरी भित्ति मूलीय त्वचा है। इसमें नालिकाकार सजीव घटक होते हैं। इनमें से कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर निकली होती हैं जो एक कोशिकीय मूल रोम बनाती हैं। वलकुट में पतली भित्ति तथा पैरेकाइमी कोशिकाएं की कई परतें होती हैं। इनके बीच के अंतर कोशिकीय स्थान होता है। वलकुट की सबसे भीतरी परत अंतः त्वचा होती है। इसमें नालाकार की कोशिकाओं की एकल सतह होती है। इन कोशिकाओं में अंतर कोशिका स्थान नहीं। चित्र 6.5 विभिन्न प्रकार के संवहन बंडल अ वाले में अरीय, ब वाले में संयुक्त खुला चित्र दिखाया गया है। जाइलम, फ्लोएम और जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम और जाइलम तीनों मिल गए हैं। संयुक्त खुला दृश्य है। स्थान नहीं होता है। अंतस्थ त्वचा की कोशिकाओं की
कोशिकाओं की स्पर्श रेखीय तथा अरीय भित्तियों पर कैस्पीरिया पट्टियों के रूप में जल अपारगम्य पदार्थ सुवेरीन होता है। अंतस्त्व त्वचा से भीतर की ओर मोटी भित्तीय पैरेकाइमी कोशिकाएं होती हैं, जिसे परिभ्रम कहते हैं। इन कोशिकाओं में द्वितीयक वृद्धि के दौरान समूहन कैम्बियम तथा पार्श्वीय मूल प्रेरित होती है। पीठ छोटी तथा अथवा अस्पष्ट होती हैं। पैरेकाइमीय कोशिकाएं जो जाइलम तथा फ्लोएम बंडल के बीच में है उन्हें कंजक्टिव ऊतक कहते हैं। 2 से 4 तक जाइलम तथा फ्लोएम के खंड होते हैं। इसके बाद जाइलम तथा फ्लोएम के बीच एक कैम्बियम छल्ला बनता है। अस्त त्वचा के अंदर की ओर सारे ऊतक जैसे परिभ्रम, सम्मोहन ऊतक तथा पीठ मिलकर रंभ स्टेल बनाते हैं। एक बीजपत्रीय मूलक का शरीर बहुत अधिक द्विबीजपत्रीय मूलक के शरीर के समान होता है। चित्र 6.6 ब इसमें बाह्य त्वचा, वलकुट, अंतःत्वचा, परिभ्रम, सम्मोहन बंडल तथा पीठ होते हैं। एक बीजपत्रीय में इनकी संख्या प्रायः 6 से अधिक आदि दारूप होती है, जबकि द्विबीजपत्री में कुछ ही जाइलम बंडल होते हैं। पीठ बड़ी तथा बहुत विकसित होती हैं। एक बीजपत्रीय मूल में कैम्बियम नहीं होता, इसीलिए इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। द्विबीजपत्री तना एक प्रारूप शाश्वत द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित संचार होती हैं। बाह्य त्वचा तने की सबसे बाहरी रच्छी सतह है। चित्र 6.7 और यह क्यूटिकल परत से ढकी होती है। इस पर कुछ बहुकोशिकीय एक पक्तीय त्वचा रोम तथा कुछ रंध्र होते हैं। बाह्य त्वचा तथा परिभ्रम के बीच कोशिकाओं की बहुत सी सतहें होती हैं, जिसे वलकुट कहते हैं। इसके 3 क्षेत्र होते हैं। बाहरी अर्ध त्वचा हाइपोडीमिन्स। ये चित्र 6.6 में अनुप्रस्थ काट द्विबीजपत्रीय मूल, प्राथमिक और एक बीजपत्रीय मूल को दर्शाया गया है। मूल रोम, बाह्य त्वचा, वलकुट, अंतःत्वचा, परिरंभ, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, पीठ और फ्लोएम। मूल रोम, बाह्य त्वचा, वलकुट, परिभ्रम, अंतःत्वचीय, फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, पीठ और मेटाजाइलम का दृश्य दिखाई गई हैं। ये काले काइमा कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जो बाह्य त्वचा के नीचे होती हैं। वे शैशवा तने की यांत्रिक सहारा देती हैं। वलकुट सतहें अंतःत्वचा के नीचे होती हैं। इसमें गोलाकार पतली भित्ति वाले पैरेकाइमा कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं। उसमें सुस्पष्ट अंतरक कोशिकाएं स्थान होता है। अंतःत्वचा वलकुट की सबसे भीतरी सतह होती हैं और इसमें नाल आकार की कोशिकाओं की एक सतह होती है। इन कोशिकाओं में स्टार्च प्रचुर मात्रा में ये बाह्य त्वचा काले काइमा, पैरेकाइमा, स्टार्च आच्छादित स्क्लेरोकाइमा, फ्लोएम, कैम्बियम और प्रोटोजाइलम और पीठ। बाह्य त्वचा हाइपोडर्मस, पेरेकाइमा, स्टार्च छाद्र और बंडल कैंप, सम्मोहन बंडल, मज्जा किरण, मेडुल्ला अथवा पीठ। बाह्य त्वचा हाइपोडर्मिस, सम्मोहन बंडल, भरण। बाह्य त्वचा हाइपोडर्मिस, सम्मोहन बंडल और भरण ऊतक। तने की अनुप्रस्थ काट द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री का दृश्य दिखाई गई है में होता है, इसीलिए इसे स्टार्च आच्छद भी कहते हैं। परिरंभ अंतःत्वचा के नीचे और फ्लोएम के ऊपर होती हैं। इसमें स्क्लेरोकाइमा की कोशिकाएं अर्धचंद्राकार समूह में होती हैं। सम्मोहन बंडलों के बीच अरीय रूप में विन्यस्त पैरेकाइमा कोशिकाओं की कुछ सतहें होती हैं जो मज्जी किरण बनाते हैं। बहुसंख्यक सम्मोहन बंडल एक छल्ले में होते हैं। सम्मोहन बंडलों का छल्ले में बना होने द्विबीजपत्री तने का गुण है। प्रत्येक सम्मोहन बंडल संयुक्त मध्यदारुक तथा खुले होते हैं। तने में पीठ केंद्र में होती है। इसमें गोलाकार पैरेकाइमी कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकाएं स्थान होता है। एक बीजपत्रीय तने की शारीरिक रचना द्विबीजपत्री तने से कुछ भिन्न है, लेकिन ऊतकों के विन्यस्त रहने के क्रम में कोई अंतर नहीं है। चित्र 6.7 में आप देखेंगे कि एक बीजपत्री तने की बाह्य त्वचा पर त्वचा रोम नहीं होते। एक बीजपत्रीय तने में अधस्त्वचा स्क्लेरोकाइमा कोशिकाओं की बनी होती है। वलकुट में
कई सतहें होती हैं। इसमें बहुत से बिखरे हुए सम्मोहन बंडल होते हैं। इसके सम्मोहन बंडल के चारों ओर स्क्लेरेकाइमा बंडल आच्छाद होती हैं। चित्र 6.7 ब सम्मोहन बंडल संयुक्त तथा बंद होते हैं। परिधि सम्मोहन बंडल प्रायः छोटे और केंद्र में बड़े होते हैं। सम्मोहन बंडल में फ्लोएम पैरेकाइमा नहीं होते और इसमें जल रखने वाली गुहिकाएं होती हैं। पृष्ठधार द्विबीजपत्री पत्ती पृष्ठधार पत्ती के फलक की लंबवत काट तीन प्रमुख भागों जैसे बाह्य त्वचा, पर्ण, मध्योतक तथा सम्मोहन तंत्र दिखाते हैं। बाह्य त्वचा जो ऊपरी सतह अभ्यक्ष बाह्य त्वचा तथा निचली सतह अपक्ष बाह्य त्वचा को घेरे रहती है। उस पर क्यूटिकल होती है। निचली बाह्य त्वचा पर ऊपरी सतह की अपेक्षा रंध्र बहुत अधिक संख्या में होते हैं। ऊपरी सतह पर रंध्र नहीं भी हो सकते हैं। ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा के बीच स्थित सभी ऊतकों को पर्ण मध्योतक कहते हैं। पर्ण मध्योतक जिसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पैरेकाइमा कोशिकाओं से बनते हैं और इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, खम्भ पैरेकाइमा तथा स्पंजी पैरेकाइमा है। खम्भ पैरेकाइमा ऊपरी बाह्य त्वचा के बिल्कुल नीचे होती हैं और इनकी कोशिकाएं लंबी होती हैं। ये लंबवत समानांतर होती हैं। स्पंजी पैरेकाइमा खम्भ कोशिकाओं से नीचे होती हैं और निचली बाह्य त्वचा तक जाती हैं। इस क्षेत्र की कोशिकाएं अंडाकार तथा गोलाकार होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच बहुत खाली स्थान तथा वायु गुहिकाएं होती हैं। सम्मोहन तंत्र में सम्मोहन बंडल होते हैं। इन बंडलों शिराओं तथा मध्य शिरा सम्मोहन बंडल की माप शिराओं के माप पर आधारित होता है। शिराओं की मोटाई द्विबीजपत्री की पत्तियों को जालीय शिरा विन्यास में भिन्न होती है। सम्मोहन बंडल संयुक्त बाह्य फ्लोएमी तथा मध्यादिदारुक होते हैं। प्रत्येक सम्मोहन बंडल के चारों ओर मोटी भित्तों वाली कोशिकाओं की एक परत होती है जो सघन होती है। इसे बंडल छाद जाइलम फ्लोएम बंडल आच्छाद कहते हैं। चित्र 6.8 देखें और सम्मोहन बंडल में जाइलम के स्थान को देखें। वाले में बंडल छाद जाइलम फ्लोएम अभ्यक्ष बाह्य त्वचा खम्भ पर्ण मध्यस्थ वायु गुहिका स्पंजी और पर्ण मध्य रोमक और उपरंधी गुहिका अम्बेक्सियल अपाक्षय बाह्य त्वचा। ये वाले चित्र बनाई गई है। समवृद्धि पार्श्व एक बीजीय पत्री पत्ती। एक समवृद्धि पार्श्व पत्ती का शरीर तथा पृष्ठाधार पत्ती का शरीर अधिकांशतः समान ही है, लेकिन उनमें कुछ भिन्नता भी देख सकते हैं। इसमें ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा पर एक समान क्यूटिकल होती हैं और उसमें दो सतह पर रंध्र की संख्या लगभग समान होती है। चित्र 6.8 ब घास की ऊपरी बाह्य त्वचा तथा कोशिकाएं लंबी, खाली तथा रंगहीन होती हैं। इन कोशिकाओं को अर्ध त्वक कोशिका कहते हैं। जब कोशिकाएं स्फीति होती हैं तब ये कोशिकाएं मुड़ी हुई पत्तियों को खुलने में सहायता करती हैं। वाष्पोत्सर्जन की अधिक दर होने पर ये पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की दर कम करने के लिए मुड़ जाती हैं। एक बीजपत्री की पत्तियों में शिरा विन्यास समानांतर होती हैं। इसका पता तब लगता है जब हम पत्तियों की लंबवत काट देखते हैं जिसमें सम्मोहन बंडल की माप भी एक समान होती हैं। 6.8 में अनुप्रस्थ काट एक काट द्विबीजीय और एक बीजीय। ब वाले में एक बीजीय अपाक्ष त्वचा अपरंध्र गुहिका और रंध्र फ्लोएम और पर्ण मध्योतक का दृश्य दिखाई गई है। द्वितीयक वृद्धि मूल तथा तना लंबाई में शीर्षक विभाज्य की सहायता से बढ़ते हैं और इसे प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। अधिकांशतः द्विबीजपत्रियों में प्राथमिक वृद्धि के अतिरिक्त उनकी मोटाई भी बढ़ती है। इस वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। यह एक बीजपत्रीय मूल तथा तने में नहीं होता। जिम्नोस्पर्म के तने तथा मूल में भी द्वितीय वृद्धि होती है। जो उत्तक द्वितीयक वृद्धि में भाग लेते हैं उन्हें पार्श्वीय मेरिस्टेम सम्मोहन कैम्बियम तथा कार्क कैम्बियम कहते हैं। सम्मोहन कैम्बियम मेरिस्टेमी सतह जो सम्मोहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम को काटती हैं उसे सम्मोहन कैम्बियम कहते हैं।
तने में यह जाइलम तथा फ्लोएम के बीच एकल सतह के रूप में खंडों में होती हैं। बाद में यह एक संपूर्ण छल्ले के रूप ले लेती हैं। कैम्बियम छल्ले का बनना। द्विबीजपत्री तने में प्राथमिक जाइलम तथा प्राथमिक फ्लोएम के बीच में स्थित कैम्बियम अंतःपूलीय कैम्बियम है। मध्यांश किरणों की कोशिकाएं जो अंतःपूलीय के समीप होती हैं ये मेरिस्टेमी विभज्य हो जाती हैं और एक अंतरापूलीय कैम्बियम बनाता है। इस प्रकार कैम्बियम का एक अखंड छल्ला बन जाता है। कैम्बियम छल्ले की क्रिया। कैम्बियम छल्ला सक्रिय हो जाता है और बाहर तथा भीतर दोनों ओर नई कोशिकाएं बनाता है। जो कोशिकाएं पित्त की ओर बनती हैं वे परिपक्व होने पर द्वितीयक जाइलम बनाती हैं और जो बाहर भी परिधि की ओर होती हैं वे द्वितीयक फ्लोएम बनाती हैं। कैम्बियम प्रायः भीतर की ओर अधिक सक्रिय होता है जबकि बाहर की उतना सक्रिय नहीं होता। इसके परिणाम स्वरूप द्वितीयक जाइलम अधिक बनता है तथा द्वितीयक फ्लोएम कम। द्वितीयक फ्लोएम शीघ्र ही एक सघन पिंड बन जाता है। अंततः प्राथमिक तथा द्वितीयक फ्लोएम सहने सहने दब जाते हैं क्योंकि द्वितीयक जाइलम अखंड रूप में बनते रहते हैं। प्रथम प्राथमिक जाइलम केंद्र में अथवा केंद्र के आसपास लगभग वैसे ही बनते हैं। कुछ स्थानों पर कैम्बियम पैरेकाइमा की एक संकरी पट्टी बनती है। यह पट्टी द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम से होकर आर्य दिशाओं में जाती हैं। इनको द्वितीयक मज्जीकरण कहते हैं। चित्र 6.9 में बायतोचा वलकुट प्राथमिक फ्लोएम सम्मोहन कैम्बियम प्राथमिक जाइलम और पित्त और अंतःपूलीय कैम्बियम कागज मज्जिका किरण द्वितीयक जाइलम द्वितीयक फ्लोएम कैम्बियम छल्ला अनुप्रस्थ काट में द्विबीजपत्री तने की द्वितीय वृद्धि। बसंत दारू तथा शरद दारू। कैम्बियम की क्रिया शारीरिक क्रियात्मक तथा पर्यावरणीय कारकों से नियंत्रित होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जलवायु समान नहीं रहती। बसंत के मौसम में कैम्बियम बहुत सक्रिय होता है और अधिक संख्या में वायके बनता है जिसकी गुइका चौड़ी होती है। बसंत के मौसम में बनने वाले काष्ठ को बसंत दारू तथा अथवा अग्र दारू कहते हैं। सर्दियों में कैम्बियम कुछ कम सक्रिय होते हैं और सक्रिय वाहिकाएं बनाते हैं। इस काष्ठ को शरद दारू अथवा पश्च दारू कहते हैं। बसंत का रंग हल्का होता है और उसका घनत्व भी कम होता है। शरद दारू गहरे रंग की होती हैं और इसका घनत्व भी अधिक होता है। दो प्रकार के काष्ठ एकांतर सकेंद्र वलय के रूप में होते हैं जिन्हें वार्षिक वलय कहते हैं। आप इन वार्षिक वलयों को गिन कर वृक्ष की आयु का अनुमान लगा सकते हैं। अंतः काष्ठ और सर दारू। लंबी आयु वाले वृक्षों में द्वितीयक जाइलम की अधिकांश भाग विशेष तने का केंद्रीय भाग अथवा सबसे भीतरीय भाग काले भूरे रंग का हो जाता है और इसे अंतःकाष्ठ अथवा कठोर दारू कहते हैं। अंतःकाष्ठ में बहुत से कार्बनिक यौगिक जैसे टेनिन, रेजिन, तेल, गोंद, खुशबूदार पदार्थ अथवा आवश्यक तेल होते हैं। ये पदार्थ अंतःकाष्ठ को कठोर चीर अस्थायी बनाते हैं और लकड़ी को सूक्ष्म जीवियों तथा कीड़ों से बचाते हैं। इस क्षेत्र में मृत तत्व होते हैं जिनकी भित्ति बहुत ही लिग्निन होती है। इसे हृदय दारू कहते हैं। अंतःकाष्ठ पानी का संवहन नहीं करता, यह केवल तने की आंतरिक सहारा देता है। द्वितीयक जाइलम की परिधि क्षेत्र की रस दारू कहते हैं जो हल्के रंग का होता है और जिसमें जैविक पैरेकाइमा कोशिकाएं होती हैं। यह मूल से पानी तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। कार्क कैम्बियम जैसे जैसे तने की परिधि में वृद्धि होती जाती है त्यों त्यों बाहरी वलकुट तथा बाह्य त्वचा की सतह टूटी जाती है और इन्हें नई संरचित कोशिकाएं सतह की आवश्यकता होती है। इसीलिए एक दूसरे से मेरिस्टेमी ऊतक तैयार हो जाता है जिसे कार्क कैम्बियम अथवा कागजन कहते हैं। यह प्रायः वलकुट क्षेत्रों में विकसित होता है। यह कुछ सतही मोटी और सकरी पतली भित्ति वाला आयताकार कोशिकाओं के बनी होती हैं। कागजन दोनों ओर कोशिकाओं को बनाता है। बाहर की ओर की कोशिकाएं कार्क अथवा काग में बढ़ जाती हैं और अंदर की ओर की कोशिकाएं द्वितीयक वलकुट अथवा काग स्तर में विभेदित हो जाती हैं। कार्क में पानी प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि इनकी कोशिकाएं भित्ति में
सुबेरीन जमा रहता है। द्वितीयक वलकुट की कोशिकाएं पैरेकाइमी होती हैं। कागजन काग तथा काग मिलकर परिचर्म बनाते हैं। कार्क कैबियम की क्रियाशीलता के कारण वलकुट की बाहरी परत तथा बाह्य त्वचा पर दबाव पड़ता है और अंततः ये परत मृत हो जाती हैं और उतर उतर जाती हैं। क्रियाशील कार्ग कैम्बियम के बाहरी जितनी भी मृत कोशिकाएं हैं वे छाल वल्क बनाते हैं। छाल वल्क एक गैर तकनीकी शब्द है जो वाहिका कैम्बियम से बाहर तक के ऊतकों को संदर्भित करता है, अतः इसमें द्वितीयक फ्लोएम भी शामिल है। मौसम के शुरुआत में जो छाल बनती है उसे प्रारंभिक या कोमल छाल कहते हैं और मौसम के अंत में बनने वाली छाल को पक्ष या कठोर छाल कहते हैं। छल वाल्क की रचना में विभिन्न प्रकार की सम्मिलित कोशिकाएं का नाम लिखें। कुछ क्षेत्रों में कागजन कार्क कोशिकाओं की बजाय बाहर की ओर पैरेकाइमी कोशिकाएं बनता है। ये पैरेकाइमी कोशिकाएं बाह्य त्वचा पर फट जाती हैं और लेंस के आकार के छिद्र बनती हैं जिससे वातरंध्र कहते हैं। ये बाहरी वायुमंडल तने तथा तने की भीतरी ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ये अधिकांशतः काष्ठीय वृक्षों में पाए जाते हैं। चित्र 6.10 मूल में द्वितीयक वृद्धि। द्विबीजपत्री मूल में समूहन कैबियम का उद्भव पूर्ण द्वितीयक है। यह फ्लोएम मंडल के तुरंत नीचे परिभ्रम ऊतक के कुछ भाग प्रोटोजाइलम के ऊपर स्थित ऊतकों से उत्पन्न होता है और एक अखंड लहरदार छल्ला बनाता है। यह बाद में वृत्ताकार बन जाता है। चित्र 6.11 इसके आगे की घटनाएं द्विबीजपत्री तने की तरह ही होती हैं जो ऊपर बताई जा चुकी है। जिम्नोस्पर्म की मूल तथा तने में भी द्वितीयक वृद्धि होती है। एक बीजपत्री पौधे में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। चित्र 6.10 में दिखाई गई हैं। अ वाले में बाह्य त्वचा पूरक कोशिकाएं कार्क कैम्बियम द्वितीयक वल्कुट। ब वाले में वातरंध्र तथा छल्ला वल्क दिखाया गया है। बाह्य त्वचा वल्कुट प्राथमिक क्लोम कैम्बियम छल्ला अंतः त्वचा परिरंभ प्रोटोजाइलम। बाह्य त्वचा वल्कुट समोहनी कैम्बियम द्वितीयक फ्लोएम प्राथमिक जाइलम द्वितीयक जाइलम वल्कुट बाह्य अथवा परिचर्म वल्कुट प्राथमिक फ्लोएम वार्षिक वलय द्वितीयक जाइलम द्वितीयक मज्जी किरण। एक प्रारूपीय द्विबीज मूल में पाई जाने वाली द्वितीयक वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं हैं। सारांश में शारीरिक दृष्टि से पौधा विभिन्न प्रकार के ऊतक से बना है। ऊतक मुख्यतः मेरिस्टेमेटिक शीर्ष पार्श्वी और अंतर्वेशी तथा स्थायी सरल तथा जटिल में विभक्त होते हैं। ऊतक अनेकों कार्य करते हैं जैसे स्वंगीकरण, यांत्रिक सहारा, संचयी तथा पानी, खनिज, लवण तथा प्रकाश संश्लेषी जैसे पदार्थों का सम्मोहन। बाह्य त्वचीय तंत्र में बाह्य त्वचीय कोशिकाएं, रंध्र तथा बाह्य त्वचीय उपांग होते हैं। 3 प्रकार के ऊतक तंत्र होते हैं जैसे बाह्य त्वचीय भरण तथा सम्मोहन। भरण ऊतक तंत्र के 3 क्षेत्र होते हैं, वल्कुट, कार्टेक्स, परिरंभ तथा पित्त। सम्मोहन ऊतक तंत्र में जाइलम तथा फ्लोएम होता है। जाइलम तथा फ्लोएम की स्थिति के अनुसार सम्मोहन बंडल विभिन्न प्रकार के होते हैं। सम्मोहन बंडल सम्मोहन रचना बनाते हैं और पानी, खनिज तथा खाद्य पदार्थों के हस्तांतरण करते हैं। द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पौधे की आंतरिक संरचना में बहुत अंतर होता है। ये प्रकार संख्या तथा सम्मोहन बंडल की स्थिति के आधार पर अलग अलग होते हैं। द्वितीयक वृद्धि द्विबीजपत्री पौधे के तने तथा मूलों में होते हैं, इससे इनका व्यास बढ़ जाता है। काष्ठ वास्तव में द्वितीयक जाइलम है। उनके संगठन तथा समय उत्पादन के अनुसार काष्ठ विभिन्न प्रकार के होते हैं।